हम इलेक्ट्रिक करंट की बात मेटेलिक बॉडी के थ्रू करना चाहते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के लिए उसमें चार्ज कैरियर की जरूरत पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि मेटल के अंदर जितने भी एटम होते हैं उसके एटम के सभी आउटर सेल के केवल आउटर सेल के सभी इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं और लूजली बाउंड होते हैं तो क्या होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन पूरी मेटेलिक बॉडी के अंदर रैंडम मोशन करते हैं क्योंकि वो फ्री होते हैं। तो अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के डिटैच हो गए तो अब वो एटम नहीं रहा, क्या बन गया पॉजिटिव आयन। अब वो पॉजिटिव आयन कोई हल्का तो होगा नहीं, मान लीजिए आउटर सेल में वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इनर सेल में काफी सारे इलेक्ट्रॉन है तो हैवी होगा, तो इसलिए उस हैवी पॉजिटिव आयन का नाम रख दिया लेटेस्ट। तो यहाँ पर आया कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं पूरे इस मेटेलिक बॉडी के अंदर रैंडम मोशन करते हैं इतनी रैंडम स्पीड से 10⁵ मीटर पर सेकंड से। कंसेप्ट सवाल पूछा जा सकता है तो देखा गया कि रैंडम स्पीड कर रहे हैं और इतनी हाई स्पीड से करते हैं कि अचानक रास्ते में यदि लेटेस्ट आ गया तो उससे वो टकरा जाते हैं और उस कोलिजन की वजह से अपनी जो काइनेटिक एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन के पास थी वो लॉस हो जाती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो एक पार्ट लॉस हो जाता है जिसकी वजह से इस मेटल का टेम्परेचर बढ़ जाता है और दूसरा पार्ट जो है वो लेटेस्ट खुद ले लेता है और अपनी जिस पोजीशन पे बैठा था उसे मीन पोजीशन बोले उसके अबाउट ये ऑसिलेट करने लगता है। तो ये ऑसिलेट करेगा तो एम्पलीट्यूड की बात आएगी, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा या कम होगा ये बात निर्भर करती है कि उसने कोलिजन की वजह से कितनी ज्यादा एनर्जी ली है। ज्यादा ली है तो ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा लेटेस्ट अपने मेन पोजीशन के बाद, कम एनर्जी कोलिजन की वजह से ली है तो कम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा। अब पॉइंट क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन फिर रैंडम मोशन करना शुरू करेगा। तो ऐसे करते करते ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये भी चाहता है कि इस मेटल की सरफेस से बाहर आ जाए। तो मेटल के सरफेस पे ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहुंचेगा तो मेटल उसे अंदर की तरफ घसीट लेगी। जैसे कि आपके भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई भी यदि कैंडिडेट जाए तो उस बॉर्डर पे जाता है, बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेगा तो भारत की फोर्स अंदर की तरफ जैसे घसीटती है वैसे ही मेटल के सरफेस पे ये इलेक्ट्रॉन जब जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन तो ये अंदर की तरफ अपने आप घसीटेगा। तो देखा गया बिल्कुल हमारा डिस्कशन था इलेक्ट्रिक करंट का, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें चार्ज के लिए तो बहुत है इलेक्ट्रिक करंट इस वाली मेटेलिक बॉडी में फ्लो कर सकता। तो आपने क्या लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया और यहाँ पर आपने T=0 to T=Δt तक आपने ऑब्जर्व किया और आपने देखा कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस करके गए उतने ही इधर भी क्रॉस करके गए, यानी इसके द्वारा कोई नेट करंट नहीं होगा, कोई नेट करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपने तो माना कि करंट फ्लो हो सकता है, तो फ्लो कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहे हैं उसको तो नहीं रोक सकते क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा है। तो आपने जवाब लगाया कि रैंडम मोशन लेफ्ट टू राइट होने लगे या राइट टू लेफ्ट, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट चार्ज के लिए क्रॉस कर जाएगा और हम करंट की बात कर लेंगे। फिर आपने क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स से पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। और ये एक बैटरी बहुत अच्छा काम करेगी, इसलिए हमने क्या किया मेटलिक बॉडी से करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी उसके अक्रॉस लगाई, उस बैटरी बॉडी के एंड के अक्रॉस, जिससे उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। और बिकॉज चार्ज नेगेटिव है फ्री इलेक्ट्रॉन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगा और पहले से उसमें अंदर रैंडम स्पीड थी। इन दोनों का रिजल्टेंट प्रैक्टिकली देखा गया कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करने लगे। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को यहाँ पे नाम दे दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अब फ्री इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगे तो अब ये करंट अब यहाँ पर क्रॉस कर गए तो अब आ गया करंट, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव, इसलिए करंट किधर आएगा इस डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के भी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा। यही है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटलिक और कंडक्टिंग बॉडी। समझ आया? इसमें सवाल बनेंगे कॉन्सेप्चुअल, हमने पूरी गहराई तक आपको
क्लियर कर दिया बेटा। अब पॉइंट आता है, अब इसका न्यूमेरिकल, ठीक, उस पर मैं थोड़ा सा बनाऊंगा। देख लो कहीं डाउट है, सवाल बनेंगे, सीधे सवाल आएंगे। अभी ताजी पढ़ लो, उन्हें रिवाइज कर लो, सीधे सवाल आपके आ सकते हैं, पता ना करेंगे। की तरफ मूवमेंट उसका, हाँ, क्यों हुआ? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा तो उधर ही तो जाएगा, इसलिए उसके अपोजिट करंट उधर से, क्योंकि करंट की डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर के ठीक अपोजिट होती है, इसलिए ऐसा। क्लियर हो गया जी? अब उसने सवाल क्या किया, ध्यान दीजिए, इन मैथमेटिकल बात, ये तो हमने कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के करंट तो आ गया, क्या आ गया? करंट आ गया। तो करंट जब आ गया तो यहाँ पर करंट आया किसकी वजह से? एफ दिया, ये बैटरी ना होती तो फोर्स नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता तो फोर्स नहीं होता, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन नहीं होता तो करंट भी नहीं होता। कुल मिला के फोर्स का योगदान, यदि फ्री इलेक्ट्रॉन से पूछा जाए तो उसमें फोर्स की वजह से, उसे ये नहीं बता रहा फोर्स आया कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? पोटेंशियल डिफरेंस, ये उससे मतलब ये एक्सटर्नल पार्ट है उसका, उसे तो मिला, उससे उसका मतलब है। और इस फोर्स कितना लगा? माइनस ई इंटू ई बराबर ई बराबर एफ बाई क्यू, एफ बराबर ई इंटू ई। और ये फोर्स लग किस पे रहा है? इलेक्ट्रॉन पे, एम ई इंटू ए इक्वल टू माइनस ई इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ई ई बाई ए को लिखेंगे डीवी बाई dt इक्वल टू माइनस ई ई बाई डीवी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ई ई बाई एम इंटू dt। अभी t बराबर 0 में कर क्या रहा था? ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था, और जब रैंडम मोशन कर रहा है तो जितना इधर उतना इधर, मान लो एक की स्पीड भी इधर और इसका एवरेज क्या देगा? तो ऑन एन एवरेज GRMS क्या रहा? GRMS क्या रहा? 0। ठीक है। और t इक्वल टू टाउ पे इसके अंदर कौन सी स्पीड आ गई? ड्रिफ्ट स्पीड, बोला कांस्टेंट वाला सब क्या बन गया? dt इक्वल टू माइनस ई ई टाउ बाई m, इलेक्ट्रॉन का मास लिमिट है। अब ये टाउ है क्या? रिलैक्सेशन टाइम में दो सक्सीसिव कोलिजन के बीच में, जैसे लेटेस्ट से टकराया फिर अगला जो टकराया, इन दोनों के बीच के इंटरवल टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, वही ये टाउ है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कृपया करके आप याद जरूर कर लें। अब इसमें सवाल बनाएगा अब इस BD की वजह से करंट आ गया। मान लो इस कंडक्टर की लेंथ L है, तो हमें चाहिए क्या करें? तो काई बराबर होगा डेल Q अपॉन डेल T, समझ गया? और डेल Q बराबर L इंटू E, किसकी वजह से? यानी कि I Q इंटू E, L इंटू E, N ही होता है ना। तो यहाँ पर N क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वायर है, तो वायर क्या कितनी 100 मीटर की, 10 मीटर की। तो वायर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ड्रिफ्ट स्पीड से, वो वॉल्यूम में हो रहा है कि एरिया में हो रहा है? वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम लंबाई तो एरिया में है। तो इस वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम पे मैंने मान लिया, और जितनी उसकी लेंथ है उतने का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन को पता चलेगा। तो इस वजह से हमें जरूरत पड़ी Q बराबर N ही होता है, तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? तो हमने मान ली N इंटू E। लेकिन N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें माने? किसमें माने? इन यूनिट वॉल्यूम में। बहुत इंपॉर्टेंट बात।
ठीक, लेकिन इसका वॉल्यूम कितना है भैया, इसकी लंबाई यूज करेंगे। तो लंबाई कितने टाइम में का देखिए, एरिया इनटू लेंथ इनटू एन ई अपॉन टी, ये आपका करंट हो जाएगा। अब इस लंबाई को कवर कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। कितनी स्पीड से कर रहे हैं, बीडी से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए बी डी टी एन ई अपॉन टी, ये है ना। तो आई बराबर हो गया एन ई ए, ये भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब पूछ रहे हैं ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम है, याद रखने वाली बात है। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो गलत हो जाएगा। ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, बीडी ड्रिफ्ट स्पीड है, ई इलेक्ट्रॉन पे जाएगा। अब यहां पर आप देखिए जब इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है तो करंट डेंसिटी की बात आ रही है। तो करंट डेंसिटी क्या होगी, आई अपॉन ए, तो मतलब हो जाएगा एन ई बीडी। तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई बीडी। इसे भी याद रखें, हमको याद करने वाला सीधे सवाल है क्योंकि तो यहाँ पे जरूरत है पूरी चीज को समझाने की, जरूरत पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको। कॉन्सेप्चुअल सवाल भी बनेगा, न्यूमेरिकल भी बनेगा। अब यहाँ पर आप एक दूसरा फॉर्मूला देखिए इसी के माध्यम से, J इक्वल टू एन ई बी डी बराबर है ई ई टाउ बाई एम। क्या हो गया, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इनटू टी। अब देख रहा है यहाँ ये जो है ई बैटरी का पार्ट है, एन मटेरियल का पार्ट है। मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में कितने, कॉपर में सबसे ज्यादा होते हैं, एल्यूमिनियम में कम होते हैं, लोहे की बात और कम होते हैं। अभी तो कॉपर में ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में कॉपर में ज्यादा, इसलिए मेटल अलग अलग रेट पे होते हैं। क्योंकि जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो करंट भी ज्यादा। ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये भी कांस्टेंट है, ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम, ये ना। तो ये किस पे डिपेंड करेगा जरा सोचो, मेटल के टेम्परेचर पे, मेटल सराउंडिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और कौन सा मेटल उस पे डिपेंड करेगा, तो कॉपर के लिए अलग होता है, एल्यूमिनियम के लिए अलग होता है और लोहे के लिए अलग। तो ये टाउ डिपेंड किस पे कर रहा है, टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इट्स मटेरियल पे डिपेंड करेगा। आगे एन स्क्वायर का और मास तो कोई कांस्टेंट है, कुल मिला के ये कंडक्टर का कांस्टेंट है, जिसे बोलेंगे सिग्मा, इसी को बोलेंगे कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। भाई ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये तो कांस्टेंट है टाउ पे, मास भी कांस्टेंट है। कोई भी मेटल हो ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक मेटल में एक ही होगा, ई हर एक मेटल में ई का वैल्यू एक ही होगा, 1.6 10 पर -19 कूलम माइनस। एन अलग अलग मेटल के अलग अलग होगा, लेकिन टाउ नम यानी कि मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, जो मेटल और टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है। यानी कुल मिला के जब ये उस पे डिपेंड कर रहा है तो ये भी और ये भी मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर पर निर्भर। तो इसी को हमने जब सॉल्व किया तो क्या बनेगा, J बराबर सिग्मा ई, इसी को बोलेंगे हकीकत में ओम्स, यही रियल में ओम्स, यही हकीकत में ओम्स। जो आपने B इक्वल टू आई आर पढ़ा है वो इसका सॉल्यूशन पढ़ा है, ये रियल में ओम्स। क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा रैपिडली बता देता हूँ, क्योंकि यदि हम किसी मेटलिक बॉडी के थ्रू यदि हम करंट चाहते हैं तो उसमें चार्ज पीरियड बहुत ज़्यादा है। यदि हम चार्ज पीरियड पे यदि वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, इस वजह से किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट करंट क्रॉस नहीं हो पा रहा। यदि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यदि रैंडम मोशन करने लगे तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट चार्ज क्रॉस हो
हो जाएगा। तो जब नेट चार्ज क्रॉस हो जाएगा तो पॉइंट आता है कि उसके थ्रू करंट आ जाएगा। इसके लिए उनको फ्री इलेक्ट्रॉन को फोर्स की जरूरत है, फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम उस कंडक्टिंग बॉडी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम यदि डेवलप कर दें, और ये बैटरी बहुत अच्छा काम करती है, बैटरी यदि हम लगा दें तो उसके बी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा मेटलिक बॉडी के एंड के क्रॉस, उससे ई उससे एफ प्लस रैंडम मोशन से कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी और उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो कुल मिला के फ्री इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन जो आया है वो रैंडम मोशन और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आया। तो इस वजह से हमने क्या किया, F इक्वल टू माइनस और F इक्वल टू, तो ये फोर्स लगा किस पे, इलेक्ट्रॉन पे लगा, तो M इनटू A इक्वल टू E, A बराबर यहाँ A क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन पे, उसकी स्पीड टाइम के साथ A बराबर dy लिख दिया, तो हमने इंटीग्रेट किया। तो ये शुरुआत में क्या कर रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन एक तो थे नहीं, बहुत सारे थे, हमने Vrms ले लिया, और Vrms टू ऑन एन एवरेज क्या हो गया 0, तो Vrms टू Vd एंड 0 से टाउ, ये टाउ ये जनरल नहीं है, रिलैक्सेशन पैटर्न। तो आपका फॉर्मूला बन गया Vd इक्वल टू माइनस Vd टाउ बाई n, इसे भी याद रखने की आवश्यकता। फिर उसके बाद देखा कि यार हम करंट आने लगा, तो करंट आता किससे, डेल q बाई डेल t से, q बराबर है नहीं कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये वायर क्या है, वॉल्यूम है, जो एरिया क्रॉस कर रहा है, लेंथ को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब एरिया, तो इसका वॉल्यूम देखिए, यदि मान लो वायर की लेंथ l है और इसका एरिया a है, तो वॉल्यूम हो जाएगा a है इनटू n, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में पता चल गया, ठीक है, कितनी वायर में। तो यहाँ पर आप देखिए l इनटू d, अब l क्या है, l को कौन कवर कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, कितनी स्पीड से, Vd से, Vd इनटू d, तो आप पहले बन गया, तो आपका बन गया I बराबर LA Vd। फिर J इक्वल टू होता है I अपॉन A, तो I बाई A का मतलब I बराबर LA Vd अपॉन A, तो आपका J इक्वल टू LA Vd का। अब Vd की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो बनेगा N स्क्वायर टाउ बाई M इनटू E। तो यहाँ पर देखो N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है यूनिट वॉल्यूम में, ये हर मेटल में अलग अलग होगा, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब ये क्या होगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन तेजी से मोशन करेंगे, तो सक्सीसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो घट जाएगा, यानी कि टेम्परेचर डिपेंड करेगा। और ये पूरा की पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि ये n वो भी नंबर है यूनिट वाले, ये भी कांस्टेंट होगा हर मेटल में, कॉपर में अलग होगा, एल्यूमिनियम में अलग होगा, लोहे में अलग होगा। ये टाउ भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगा, और मास तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया, कंडक्टर का कंडक्टिविटी बोल दिया, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड